Good morning, students. In the last lecture, we had discussed the basic concept of international business, and the topic is export procedure. In this lecture, we are going to continue the export procedure. Export procedure में हमने पहले 1 to 4 स्टेप्स कर लिए थे, जिसमें क्या था, सबसे पहले जो इसका एक्सपोर्ट प्रोसीजर का सबसे पहला स्टेप था कि इम्पोर्टर्स की इंक्वायरी आती है कि किस तरह का प्रोडक्ट है, उसका टाइप, उसका वेट, साइज़, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ परचेजिंग, ये सारी इंक्वायरी आती है। और जैसे ही उसकी इंक्वायरी आ जाएगी, उसके बाद वो क्या करेगा, ऑर्डर प्लेस कर देगा इंडेंट। जब वो इंक्वायरी से सेटिस्फाइड हो जाएगा तो वो ऑर्डर प्लेस करेगा, और उसके बाद जब वो ऑर्डर प्लेस कर देगा तो फिर जो एक्सपोर्टर है वो उसकी क्रेडिट वर्दीनेस को चेक करेगा, अपनी जो पेमेंट है उसके बारे में डिस्कस करेगा। और इसके बाद जब वो पेमेंट के लिए श्योर हो जाएगा, उसको लेटर ऑफ क्रेडिट मिल जाएगा, तो लाइसेंस का होना ज़रूरी है। तो लाइसेंस के लिए हमने 3 स्टेप्स पढ़े थे, आईईसी कोड, आरसीएमसी और हमारा ईसीजीसी में रजिस्ट्रेशन। तो ये हमारे 4 स्टेप थे जो हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑब्टेनिंग प्री शिपमेंट फाइनेंस। अब क्या है कि यहाँ पर एक्सपोर्टर को अब लाइसेंस मिल चुका है। लाइसेंस मिलने के बाद अब उसको गुड्स की प्रोडक्शन करनी है, मैन्युफैक्चरिंग करनी है, पैकेजिंग है, रॉ मटेरियल परचेज करना, ये सारा काम है। तो जैसे ही हमने इसके 3rd स्टेप में पढ़ा था कि यहाँ पर एक्सपोर्टर को लेटर ऑफ क्रेडिट इशू हो जाता है। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, प्रूफ होता है। इसमें जो इम्पोर्टर है वो 2-3 मंथ जितना भी उसको टाइम चाहिए पेमेंट का, वो पेमेंट का टाइम ले लेता है। लेकिन यहाँ पे एक्सपोर्टर क्या करता है, एक्सपोर्टर को प्रोडक्शन करने से पहले, मैन्युफैक्चरिंग करने से पहले कुछ कैश की ज़रूरत है, कुछ अमाउंट की ज़रूरत होती है। तो वो अपने प्री शिपमेंट फाइनेंस को बैंक से अरेंज करता है, क्योंकि उसको रॉ मटेरियल परचेज करना है, प्रोडक्शन करनी है, बहुत सारे वर्क है, गुड्स की पैकेजिंग कराना है। तो ये सारे काम के लिए उसको कुछ फाइनेंस की ज़रूरत है। तो वो लेटर ऑफ क्रेडिट के बेसिस पे बैंक से ले सकता है प्री शिपमेंट फाइनेंस, यानी कि गुड्स की प्रोडक्शन से पहले और गुड्स को एक्सपोर्ट करने से पहले वो जो फाइनेंस अरेंज करता है उसको हम बोलते हैं प्री शिपमेंट फाइनेंस। अब है प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स। अब जो एक्सपोर्टर है, एक्सपोर्टर ने गुड्स कैश को भी अरेंज कर लिया। अब यहाँ पे 2 वर्ड्स हैं, प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट। अब प्रोडक्शन का मतलब ये है कि एक्सपोर्टर ने जो गुड्स का ऑर्डर लिया है वो उनकी प्रोडक्शन स्टार्ट कर दे। दैट मीन्स कि रॉ मटेरियल है, उसको परचेज करना, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना, गुड्स की प्रोडक्शन स्टार्ट कर दे। और अगर जो हमारा एक्सपोर्टर है वो प्रोडक्शन नहीं कर रहा है तो गुड्स को प्रोक्योर करना। दैट मीन्स जो ट्रेडर है उनसे गुड्स को, रेडीमेड गुड्स को परचेज करे एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ इम्पोर्टर। जैसी उसकी रिक्वायरमेंट है जो गुड्स है उसको डिफरेंट एक्सपोर्टर से अरेंज करे। क्लियर है। प्रोडक्शन अगर वो करता है तो खुद से रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करे, और अगर वो प्रोडक्शन नहीं करता है तो गुड्स को प्रोक्योर करना, अरेंज करना एज पर द स्पेसिफिकेशन ऑफ इम्पोर्टर। नाउ 7th पॉइंट इज प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन। हमें पता है कि क्वालिटी सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और इंटरनेशनल बिजनेस में तो क्वालिटी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल है। अगर इंटरनेशनल बिजनेस करती है कंट्री तो एक्सपोर्टिंग कंट्री को इम्पोर्टिंग कंट्री के ही रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, उनकी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग गुड्स का प्रोडक्शन करना है, और उसमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है क्वालिटी का। और ये क्वालिटी का इंस्पेक्शन एज पर क्वालिटी इंस्पेक्शन एक्ट, जो हमारा इंडिया है, इंडिया में क्वालिटी का इंस्पेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। क्वालिटी इंस्पेक्शन एंड कंट्रोल एक्ट के अकॉर्डिंग कि जो भी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन की जा रही है उसका इंस्पेक्शन होगा कि वो एज़ पर द स्पेसिफिकेशन ऑफ जो हमारा इम्पोर्टर है उसकी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग है, या कहीं से किसी भी तरह की गुड्स में प्रॉब्लम ना हो, किसी तरह का कोई एडल्ट्रेशन ना हो, कोई मिलावट ना हो। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि प्राइस कॉम्प्रोमाइज़ करने की वजह से क्वालिटी में किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो हमारा यहाँ पे इंस्पेक्शन, जो हमारा इंस्पेक्शन एक्ट है उसके अंडर इसका जो है गुड्स का इंस्पेक्शन किया जाता है, और जिसमें कि अगर जो हमारी इंस्पेक्शन कमेटी है अगर वो गुड्स की इंस्पेक्शन से सेटिस्फाई होगी तभी हमें इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट मिलेगा, तभी एक्सपोर्टर गुड्स को एक्सपोर्ट कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे हमारा 3 टाइप से इंस्पेक्शन होता है। सबसे फर्स्ट है कंसाइनमेंट वाइज इंस्पेक्शन। कंसाइनमेंट वाइज इंस्पेक्शन में क्या है, यहाँ पे एक्सपोर्टर गुड्स की प्रोडक्शन करता है, जब वो फाइनली गुड्स को रेडी कर देता है, जब गुड्स हमारे बिल्कुल फिनिश हो जाती है, उनकी पैकेजिंग होने लगती है, तो वो क्या करता है
कि इंस्पेक्शन जो ऑफिसर है उनको बुलाएगा, अपनी गुड्स की इंस्पेक्शन होगी, उनकी प्रॉपर गुड्स की इंस्पेक्शन होगी, जो भी उनके पैकेट है, जो फिनिश गुड्स है उसका इंस्पेक्शन होगा। अगर जो इंस्पेक्टर ऑफिसर जो इंस्पेक्शन के लिए आया है, अगर वो हमारी क्वालिटी से सेटिस्फाइड हो जाता है तो हमें इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट इशू होगा, और वो इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट इशू होने के बाद ही हम गुड्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड है इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल। कंसाइनमेंट वाइज में क्या है कि जब गुड्स हमारी फाइनली फिनिश हो जाती है, फाइनली उनका पूरा प्रोडक्शन हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं कंसाइनमेंट वाइज इंस्पेक्शन। इन प्रोसेस का आपको नाम से ही क्लियर हो रहा होगा कि जब गुड्स की प्रोडक्शन हो रही है, ड्यूरिंग प्रोडक्शन जो हमारे इंस्पेक्शन ऑफिसर हैं वो हमारी गुड्स की इंस्पेक्शन के लिए आते हैं। वो हमारा रॉ मटेरियल, किस तरह की हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, किस तरह से हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो इन प्रोसेस यानी कि जब वो प्रोडक्शन हो रही होती है उसी टाइम पे हमारी गुड्स की इंस्पेक्शन करते हैं, और अगर वो इंस्पेक्शन से सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो फिर हमें उस केस में इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट इशू होगा। ये हमारा क्लियर है। कंसाइनमेंट वाइज तो जब फिनिश गुड्स फाइनली रेडी हो जाती है डिस्पैच के लिए तब, और इन प्रोसेस में ड्यूरिंग प्रोडक्शन, और उसमें वो कुछ भी चेक कर सकते हैं, रॉ मटेरियल की क्वालिटी क्या है, हम प्रोडक्शन में किस तरह की टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, किस तरह से प्रोडक्ट की हम पैकेजिंग कर रहे हैं, मतलब हर तरह से वो हमारी गुड्स का इंस्पेक्शन कर सकते हैं। और इंस्पेक्शन करने के बाद जब वो सेटिस्फाइड होंगे तो हमें सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन इशू कर दिया जाएगा। एक्सपोर्टर को जब तक सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन नहीं मिलेगा, एक्सपोर्टर तब तक गुड्स को एक्सपोर्ट नहीं कर सकता है। सेल्फ सर्टिफिकेशन, ये जो हमारी वेल रेपुटेटेड कंपनीज होती हैं, जो लार्ज स्केल पे जो रिटेलर्स होते हैं, ये खुद की सेटिस्फेक्शन के लिए खुद को इवैल्यूएट करते हैं। ये देखते हैं कि क्या वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं। अपनी गुडविल को मेंटेन करने के लिए, अपनी गुडविल को इंक्रीज करने के लिए ये खुद को सर्टिफाइड कराते हैं। सर्टिफाइड कराने के लिए हमारे ISO इंडियन स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन 9000 है, ISO 2001 है, 9001 है, बहुत सारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हैं। ये क्या करते हैं कि पूरी तरह से इंस्पेक्शन करते हैं, और इंस्पेक्शन करने के बाद ये जब सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो हमारी कंपनी को सर्टिफिकेशन मिलता है। और जो भी कंपनी ISO से सर्टिफाइड होते हैं उस कंपनी की रेपुटेशन, गुडविल ऑटोमेटिकली मेंटेन रहती है। तो कुछ कंपनीज जो है वो इंटरनेशनल जो बिजनेस करती हैं वहाँ पर अपनी गुडविल मेंटेन करने के लिए, अपनी रेपुटेशन को मेंटेन करने के लिए ISO से अपने आप को सर्टिफाइड कराती हैं। कि खुद एक तो जो प्रोडक्शन है, जो गुड्स की प्रोडक्शन कर रहे हैं, खुद भी सर्टिफाइड, खुद भी पूरी तरह से इसको इवैल्यूएट करती हैं, और फिर इंस्पेक्टर जो इंस्पेक्शन ऑफिसर है उनको भी बुलाया जाता है गुड्स की इवैल्यूएशन के लिए। और जब भी इंस्पेक्टर जो है, इंस्पेक्शन कमेटी है, जब वो इस चीज़ों से सेटिस्फाइड हो जाएगी उनकी गुड्स से, तो उनको ISO 9000, ISO 2001, 9001 ये इनके अंडर कंपनी को सर्टिफाइड कर दिया जाता है। एक्साइज क्लियरेंस। एक्साइज क्लियरेंस में क्या होता है, जो भी हमारी जो एक्सपोर्टिंग कंपनीज होती है, एक्सपोर्टिंग जो कंपनीज हैं उनको क्या होता है कि जो एक्साइज है उसमें कंसेशन मिल जाता है। तो एक्साइज क्लियरेंस के इनको कंसेशन मिलता है। कंसेशन के लिए ये क्या होता है कि इनको अगर ये पहले से एक्साइज ड्यूटी जो कस्टम क्लियरेंस है वो अगर पे कर चुके तो वो इनका अमाउंट रिफंड भी हो जाएगा। लेकिन एक्साइज क्लियरेंस के लिए इनको क्या करना होगा, जो हमारे एक्साइज कमिश्नर है, एक्साइज कमिश्नर के पास एक एप्लीकेशन प्लस RCMC की कॉपी, रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट की कॉपी, ये इनको एक्साइज जो कमिश्नर है उनके पास सबमिट करना होगा। एक्साइज कमिश्नर जो है वो अगर सेटिस्फाइड हो जाएंगे तो हमारी जितनी भी क्लियरेंस जो हमें पे करनी पड़ती है, कस्टम ड्यूटी वगैरह, उन सब में हमें कंसेशन मिल जाएगा, हमें नहीं पे करना पड़ेगा। और इन केस अगर कोई कंपनी पहले से पे कर चुकी है तो उनका अमाउंट रिफंड हो जाएगा। बट अमाउंट रिफंड के लिए उनको असिस्टेंट एक्साइज कमिश्नर से मिलना पड़ेगा। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, अगर उनको कंसेशन लेना है तो कंसेशन लेने के लिए उनको एक्साइज कमिश्नर से ही कंसल्ट करना पड़ेगा, किसके साथ, RCMC रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट की कॉपी के साथ। लेकिन अगर वो पहले से पे कर चुके हैं और उनको अपना अमाउंट रिफंड लेना है तो रिफंड लेने के लिए असिस्टेंट एक्साइज कमिश्नर से उनको कांटेक्ट करना पड़ेगा। और अगर असिस्टेंट एक्साइज कमिश्नर है, अगर वो उनकी एप्लीकेशन से सेटिस्फाइड हो जाएगा तो इनका अमाउंट वो रिफंड हो जाएगा। ये होता है हमारा एक्साइज क्लियरेंस। ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन में क्या होता है कि कुछ जो हमारी इंपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं,
वो इम्पोर्टिंग कंट्रीज होती हैं, वो एक्सपोर्टिंग कंट्री को बहुत ज़्यादा टैरिफ्स और कंसेशंस भी प्रोवाइड करती हैं। तो उसके लिए क्या होता है, जो हमारी एक्सपोर्टिंग कंट्री है, एक्सपोर्टिंग कंट्री को सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन देना पड़ता है। ये जो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन होता है, ये प्रूफ होता है कि गुड्स की प्रोडक्शन वही हो रही है जहाँ से गुड्स हमारी एक्सपोर्ट हो रही है। दैट मीन्स जो कंट्री एक्सपोर्ट कर रही है, प्रोडक्शन भी वही कर रही है, तो उनको ये सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन देना पड़ेगा। और सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन जो है वहाँ के जो ट्रेड कंसल्टेंट है ये सब भी इशू कर देते हैं। तो इससे अगर हमें टैरिफ वगैरह में कंसेशन चाहिए तो वहाँ पे हमें सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इशू करना पड़ेगा। और ये हमारा प्रूफ है कि गुड्स की प्रोडक्शन वहीं हो रही है जहाँ से गुड्स की एक्सपोर्टिंग हो रही है। रिजर्वेशन ऑफ शिपिंग स्पेस। अब यहाँ पे जब सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन कस्टम क्लियरेंस हो जाएगा तो शिपिंग स्पेस, यहाँ पे जो एक्सपोर्टर है, एक्सपोर्टर क्या करेगा, अब शिप में अपना स्पेस रिजर्व करेगा। शिप में स्पेस रिजर्व करने पे दैट मीन्स उसको शिपिंग ऑर्डर मिल जाएगा। अब शिपिंग ऑर्डर क्या प्रूफ है कि जो एक्सपोर्टर है वो गुड्स को अब शिप में ले जा सकता है, तो उसको शिपिंग में भी अपना जो स्पेस है वो रिजर्व कराना पड़ेगा। पैकेजिंग एंड फॉरवर्डिंग। अब उसको शिपिंग ऑर्डर मिल गया है कि गुड्स अब वो शिप में एक्सपोर्ट कर सकता है, तो दैट मीन्स क्या होगा, अब गुड्स की पैकेजिंग शुरू हो जाएगी। पैकेजिंग में उस पर क्या क्या लिखा जाएगा, कहाँ से पोर्ट हो रही है, उसका डेस्टिनेशन क्या है, उसका ग्रॉस वेट क्या है, इंपोर्टर का नेम एड्रेस, एक्सपोर्टर की सारी डिटेल, यही सारी चीज़ें लिखी जाएंगी। और गुड्स को पैकेजिंग करने के बाद, प्रॉपर पैकेजिंग करने के बाद गुड्स को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा फर्दर जहाँ पे भी गुड्स जा रही हैं। तो ये है हमारा पैकेजिंग और फॉरवर्डिंग। पैकेजिंग में पूरी डिटेल की, ग्रॉस वेट कितना है, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, इंपोर्टर का नेम एड्रेस, एक्सपोर्टर का नेम एड्रेस, ये सारी डिटेल्स मेंशन होंगी। इंश्योरेंस ऑफ गुड्स। और इंश्योरेंस ऑफ गुड्स में हमारा क्या है कि गुड्स का इंश्योरेंस कराना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि गुड्स हमारी शिप के थ्रू जा रही है। जब गुड्स हमारी शिप के थ्रू जाएंगी तो गुड्स का, जब हमारी शिप के थ्रू जाती है तो गुड्स का हमारे जो प्रोडक्ट है उसके डैमेज होने का डर रहता है। ये रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि गुड्स हमारी ख़राब हो जाए, किसी वजह से डैमेज हो जाए, तो गुड्स का हमें वहाँ पर इंश्योरेंस कराना ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो एक्सपोर्टर है उसका रिस्क होता है, तो वो गुड्स का इंश्योरेंस करा देता है। यहाँ पे जो हमने पढ़ा था कि पैकेजिंग एंड फॉरवर्डिंग, इसमें हम फॉरवर्ड कैसे करते हैं, जो हम गुड्स को फॉरवर्ड करते हैं वो हम या तो शिप के थ्रू भी करते हैं, कभी कभी अगर गुड्स हमारी रेलवे के थ्रू हम फॉरवर्ड कर रहे हैं तो हमें वहाँ पे, जब हम गुड्स को रेलवे के थ्रू फॉरवर्ड करते हैं तो वहाँ पे हमें रेलवे रिसिप्ट इशू होती है। रेलवे रिसिप्ट हमारा प्रूफ होता है कि गुड्स हमारी रेल के थ्रू गई हैं। अब है हमारा कस्टम क्लियरेंस। कस्टम क्लियरेंस क्या होता है कि अब जो हमारी एक्सपोर्टर है, एक्सपोर्टर को क्या करना है, कस्टम ड्यूटीज़ को भी क्लियर करना है। और कस्टम क्लियरेंस से पहले उनको क्या करना पड़ता है, एक बिल जो है, शिपिंग बिल तैयार करना होता है। शिपिंग बिल में हमारी डिटेल्स रहती हैं कि पोर्ट कहाँ से गुड्स जा रही है, डेस्टिनेशन, नेम ऑफ जो इंपोर्टर है, ये सारी डिटेल हमारी होती है। और इसमें इन डिटेल के साथ साथ यहाँ पे जो कुछ एक डॉक्यूमेंट्स है उसकी यहाँ पर 5 कॉपीज़ बनती हैं। अब एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपोर्ट ऑर्डर, लेटर ऑफ क्रेडिट, कमर्शियल इनवॉइस, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन और मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी। एप्लीकेशन के साथ ये इतने हमारे 6 डॉक्यूमेंट भी लगेंगे। और ये जब सारे डॉक्यूमेंट प्लस एप्लीकेशन, जो हमारा एप्लीकेशन है वो प्लस हमारा जो शिपिंग बिल है जो बनेगा हमारा, वो उसके साथ साथ ये 5 डॉक्यूमेंट्स कि हमारा एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या था, लेटर ऑफ क्रेडिट है, कमर्शियल इनवॉइस है, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन है और सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन है, ये सारे डॉक्यूमेंट हमारे सबमिट होंगे। सबमिट होने के बाद अगर रजिस्ट्रार जो है वो इन सारी चीज़ों से सेटिस्फाइड हो जाएगा तो वो क्या करेगा, कार्ट ऑर्डर इशू कर देगा। कार्ट ऑर्डर का मतलब क्या है कि गुड्स जो है हमारी, वो कार्गो जो है वो अब हमारा डॉक तक जा सकता है। दैट मीन्स कि अब वो एंट्री कर सकते हैं। तो ये हमारा है कस्टम क्लियरेंस। और उसके बाद ऑब्टेनिंग मेट रिसिप्ट। अब यहाँ पे हमें कार्टिंग ऑर्डर मिल गया। कार्टिंग ऑर्डर का मतलब है कि गुड्स हमारी कार्गो से अब डॉक में जा सकती हैं। गुड्स को हम मतलब यहाँ पे क्या होता है कि शिप का कैप्टन जो है वो ऑर्डर कर देते हैं कि अब गुड्स हमारी आ रही हैं। अब मेट रिसिप्ट, जैसे ही गुड्स हमारी शिप में लोड हो गई तो शिप का जो कैप्टन होता है वो मेट रिसिप्ट इशू कर देता है। मेट रिसिप्ट का पर्पस क्या होता है कि वेसल ऑफ बर्थ, कहाँ पर आपका सामान है, कौन से नंबर में है, आपका गुड्स कहाँ से पोर्ट हो रहा है, कहाँ पे उसका डेस्टिनेशन है, दैट मीन्स ये सारी डिटेल होती है। तो ये शिप का कैप्टन जो है वो मेट रिसिप्ट इशू कर देता है। तो ये हमारा एक्सपोर्ट प्रोसीजर था।
अभी भी इसके 3 स्टेप्स हमारे बाकी हैं, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये होमवर्क है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन। प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन में हमारा 3 तरह से इंस्पेक्शन होता है, कंसाइनमेंट वाइज, इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल और सेल्फ सर्टिफिकेशन। तो वो आपको पूरी तरह से लिखना है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एक्साइज क्लियरेंस, इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कस्टम क्लियरेंस। होप सो दिस लेक्चर इज क्लियर टू एवरीवन। थैंक यू।